Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra. So in this session we will going to discuss about the some most expected and important question for your chemistry background from the exam मास्टर कैडर। तो मास्टर कैडर एग्जाम के लिए केमिस्ट्री सेक्शन से जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे वो आपके एक्सपेक्टेड रहेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन रहेंगे। सो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। दैट मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूक्लियस है, देन आपके पास शेल्स है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए जिस एनर्जी का यूज किया जाएगा उसे क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी। एंड उसके बाद जो भी आपके पास हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस होती हैं वो क्या होती हैं? उनकी ज्यादा स्टेबल आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होती हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी का यूज लगता है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो, सोडियम में क्या था आपके पास 1:2:2 2p6 3s1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर नॉर्मल बात करूं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो आपके पास 281 होती है। एल्यूमिनियम की बात करूं तो यहाँ पे 283 आता है। मैग्नीशियम में क्या आता है? 282 आता है। एंड देन सल्फर और फोस्फोरस की बात करूं तो जो फोस्फोरस है वहां पे आपकी वैलेंसी 5 रहती है और सल्फर के केस में 6 रहती है। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो करेक्ट सीक्वेंस है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी में। क्लियर? अब ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम जो थी उसकी कितनी थी? 496 थी। मैग्नीशियम की कितनी थी? 738 थी। एल्यूमिनियम की 578 थी। और इसी तरीके से सिलिकॉन की बात करूं तो 789 और फॉस्फोरस के केस में आपको सबसे ज्यादा दैट इज अराउंड 1012 के आसपास जो है वो आपको आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलेगी। और क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द या फिर पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। सो क्वेश्चन का आंसर वहां पे क्या था? दैट इज द ऑप्शन डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर क्वेश्चन इज दैट इज select the correct statement। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? You have to identify correct statement कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ दैट इज ओजोन क्या है? आपका एक लीनियर मॉलिक्यूल है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि क्या ओजोन सच में एक लीनियर मॉलिक्यूल है या फिर उसकी शेप कुछ डिफरेंट तो नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज वी शेप मॉलिक्यूल, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के हम स्ट्रक्चर की बात करूं सो इट इज व्हाट 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे और लीनियर क्या रहती है? इसकी शेप रहती है। CO2 इज ट्रायंगल पिरामिडल इन शेप, बिल्कुल भी नहीं। नाइट्राइड N3 इज अ लीनियर आयन, इसके बारे में हम थोड़ा सोच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि अगर मैं ओजोन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर आपको बेंड शेप की फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो पहली 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या है? गलत स्टेटमेंट्स हैं और जो आपका ऑप्शन डी है दैट इज द फोर्थ ऑप्शन इज वन द राइट आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से ओजोन का स्ट्रक्चर रहेगा। 117 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल रहता है। 1.21 एंगस्ट्रॉन जो है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ रहती है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द ओजोन। और कैसी शेप होती है? बैंड शेप रहती है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर मैं से N3 दैट इज नाइट्राइड आयन की बात करूं तो ये लीनियर शेप है, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं और नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पे रहेगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे अगर बात करूं सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स आयन और मॉलिक्यूल हैविंग द स्क्वायर प्लेनर शेप। अगर मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर की बात करती हूँ तो यहाँ से
एक आपका IUPAC नेम हो गया, देन आपका एक सिडविक और सिडविक की एक थ्योरी आती है वो हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो लास्ट ईयर भी आपसे पूछा गया है। एंड द नेक्स्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसमें आपकी हाइब्रिडाइजेशन रहती है, शेप्स रहती हैं, या फिर क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम करती हैं, ये सब चीजें यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि स्क्वायर प्लेनर शेप यहाँ पर किसकी होगी। अब अगर स्क्वायर प्लेनर के मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, दैट मींस कि यहाँ पे 6 बॉन्ड्स बनने चाहिए। और जब क्या होता है आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स है जहां पे 6 बॉन्ड्स प्रॉपर फॉर्म में बनते हैं, तो उस शेप को क्या कहा जाता है, ऑक्टाहेड्रल शेप कहा जाता है। लेकिन अगर इसी शेप में आपके पास क्या आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं आप, स्क्वायर पिरामिडल शेप कहते हैं। और अगर आपके पास 2 लोन पेयर्स आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, स्क्वायर प्लेनर शेप कहा जाता है। ऐसे ही मैग्नीज की अगर मैं बात करूं तो देखो मैग्नीज और यहाँ पे क्या है 2 नेगेटिव, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 3d5 4s2 आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे 2 नेगेटिव कर दोगे तो 3d5 रह जाएगा। निकल के केस में, आयरन के केस में भी हम ऐसे देखेंगे। सो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका क्या रहेगा, दैट इज निकल टेट्रासाइनोनिक्लेट 2 जो है वो यहाँ पे आपको सही आंसर देखने को मिलेगा। अब ये कैसे हुआ, देखो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द मैग्नीज Cl4 2 नेगेटिव, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 4 ही बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से दिस इज द निकल साइनाइड, ठीक है, जहां पे 4 साइनाइड जो है वो आपके लगे हुए हैं, 2 लोन पेयर्स यहाँ पे रह जाएंगे, 2 नेगेटिव चार्ज। और दिस इज टेट्रा कार्बोनिल फेरेट का चार्ज आ जाएगा। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो स्क्वायर प्लेनर जो है वो आपको निकल कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है। क्लियर। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करती हूँ तो देखो जैसे आपके पास ये निकल वाला था, तो निकल में क्या होता है, क्या एटॉमिक नंबर होता है निकल का 28 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर देखने को मिलता है। तो 3d8 होते हैं, 4s2 होते हैं, तो 4s में 2 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप इसकी कर देंगे पेयरिंग, क्योंकि आपके पास साइनाइड था और वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसकी वजह से पेयरिंग आपके पास देखने को मिलती है। सो जब आप पेयरिंग कर देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को वहां से रिमूव कर देंगे, तो आपके पास जो बाकी के बॉक्सेस बचेंगे वहां पे साइनाइड जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, और साथ में कैसा इसका शेप बनेगा, स्क्वायर प्लेनर शेप इसकी देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से आयरन की बात करूं तो 3d6 4s2 रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, तो 3d6 4s2। उसके बाद आप कर दो इनकी क्या, पेयरिंग। तो जब आपने पेयरिंग कर दी तो एक में ये आ गया, एक में ये आ गया, यहां से ये चीज आ गई, और बाकी में क्या होगा, आपके बाकी के जो कार्बोनिल के कंपाउंड से वो यहाँ पे फिल होंगे, टेट्राहेड्रल शेप जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये क्वेश्चन भी इजी है। IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, आपको यहाँ पे IUPAC नेमिंग करनी है। क्लियर। सो यहाँ पे सही आंसर जो आपका रहेगा दैट इज 4,4 डाई एंड प्रोपाइल हेप्टेन की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आप इस तरीके से देख सकते हैं, दिस इज अ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक कार्बन था, क्लियर, तो उधर क्या लगा हुआ था, CH3 CH2 CH2 4 बार लगे हुए थे। तो देखो CH3 CH2 CH2 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। सबसे पहला काम क्या था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फाइंड आउट करना। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन जो कि आपके पास क्या है, हेप्टेन की फॉर्मेशन में है। और उसके बाद जो आपके पास 4th पोजीशन है, यहाँ पे आपके पास ये क्या लगा हुआ है, कितने कार्बन है, 1 2 3 है, मतलब प्रोप है, प्रोपेन होता, लेकिन एक हाइड्रोजन कम है तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल बन जाएगा। सो इसी तरीके से क्या नाम बना कि 4th पोजीशन पे 2 आपके पास क्या लगे हुए हैं, प्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं, स्ट्रेट कार्बन चेन है, 7 कार्बन एटम्स चेन है 7, एंड देन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो एन की फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। ऑप्शन सी दैट इज 4,4 डाई प्रोपाइल हेप्टेन इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
What is not true for hyperconjugation? हाइपरकॉन्जुगेशन के लिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? अगर मैं हाइपरकॉन्जुगेशन की बात करूं तो इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, बेकर एंड नाथन रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि जो हाइपरकॉन्जुगेशन है इट इज आल्सो नोन एज द नो बॉन्ड रेजोनेंस, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल विद द पाई ऑर्बिटल। नेक्स्ट है कि ये मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, दिस इज द सूडो टाइप ऑफ इफेक्ट। सो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सी है? दैट इज द ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। सूडो टाइप की कोई भी प्रोसेस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ये बात सही है कि यहाँ पे सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स में आपको बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ये मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा हद तक स्टेबल कर देता है, बट इट इज नॉट अ सूडो टाइप इफेक्ट and this is all about the hyperconjugation. क्लियर? सो देखो हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, इसीलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। एंड इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इनटू एन एडजेसेंट एम्प्टी p ऑर्बिटल और पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल और द पाई बॉन्ड। Clear? So that is why option D यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, but according to the question this is the right statement. Now the next one, अब देखिए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हुआ है, आपके पास सिग्मा थे, यहाँ पे पाई ऑर्बिटल Mt2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कैसा इफेक्ट रहता है? दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है यहां से भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो आपका कैसा है? दिस इज द परमानेंट इफेक्ट, जिसमें क्या होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं CH बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप और डायरेक्टली वो किससे अटैच होते हैं? जो आपके पास अनसैचुरेटेड सिस्टम है किसका? p ऑर्बिटल्स का। ठीक है, दैट मीन्स कि पाई ऑर्बिटल, इन शॉर्ट सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स के बीच में यहाँ पे क्या होती है? बॉन्डिंग होती है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ से जाता है? एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वहां से सिग्मा जाएगा, एम्प्टी है वहां से p ऑर्बिटल जाएंगे, दोनों की आपस में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्लियर? सो नेक्स्ट है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, जैसे अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं, सो इन शॉर्टनिंग ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि अट्रैक्शन हो जाएगी, जो चीज पहले यहाँ थी, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है तो दैट मीन्स कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी? वहां पे कम हो जाएगी। सो यू कैन से दैट बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल द सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड इन 1,3-ब्यूटाइडीन एंड प्रोपाइन कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 1.46 है और यहाँ पे 1.54 है, फाउंड इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? तो ट्रिपल बॉन्ड में कम होगी, जैसे सिंगल बॉन्ड हुआ वहां पे क्या होगी? बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास द रेशियो ऑफ कार्बन एटम्स इन नैप्थलीन, एंथ्रासीन एंड द डाइफिनाइल मॉलिक्यूल। सो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर्स पता होंगे। नैप्थलीन में आपके पास क्या होता है? 2 बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एंथ्रासीन में क्या होता है? 3 बेंजीन आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और डाइफिनाइल में 2 फिनाइल ग्रुप्स आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन एटम्स की एक रेशियो निकालूं तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? दैट इज द ऑप्शन बी, 5:7:6 आंसर आपको देखने को मिलेगा। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? तो देखो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा था? C10H8, बिकॉज यू ऑल नो दैट कि यहाँ पे क्या होती हैं? 2 बेंजीन रिंग्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्लियर? सो इस तरीके से एंथ्रासीन में क्या होगा आपके पास? एंथ्रासीन में एक और बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगी, और डाइफिनाइल में यहाँ पे क्या होगा आपके पास? 2 फिनाइल रिंग्स जो हैं वो आपस में क्या होंगी? इंटरकनेक्टेड होंगी, लाइक दिस। तो जब आप इनकी कार्बन एटम्स की रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है आपके पास? 10 है फर्स्ट वाले में, देन आपके पास कितनी है? 14 है, देन कितनी है? 12 है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5:7:6 आंसर आपके पास देखने को मिलेगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज which of the following possess highest basic character in aqueous medium, and these type of क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर में भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
सो ध्यान से कि क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस मीडियम, कि जब आप इन्हें पानी में डिसॉल्व कर देती हैं तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर आपको किसके केस में देखने को मिलेगा। सो जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, दिस इज द एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 ग्रुप लगा होता है देन दैट इज नोन एज द एनिलीन। नेक्स्ट है C2H5NH2 है, देन C2H5 ट्वाइस NH है, दैट इज अ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी यहाँ पे आ जाएंगे। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज द ऑप्शन C इज द राइट आंसर। हाउ इट इज पॉसिबल, तो देखो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक है, देन आपके पास टर्शियरी एंड देन आपके पास क्या रहेंगे, प्राइमरी रहेंगे, एंड देन आपके पास रहेंगे सिंपल कंपाउंड्स। होना यहाँ पे क्या चाहिए था, टर्शियरी वाला ज्यादा होना चाहिए था, बट एक्चुअली में होता क्या है, सेकेंडरी वाला होता है। अब ऐसा क्यों है, तो देखो टर्शियरी कंपाउंड इज लेस बेसिक देन द सेकेंडरी वन बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रांस, electrons are less available from tertiary than the secondary, stronger base has the lower pKb value। तो जो आपके पास टर्शियरी था वहां पे क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स की प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो गई है, और कोई भी चीज बेसिक कब होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन कर सकता है। तो क्राउडेडनेस ही इतनी ज्यादा हो गई है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। दैट इज वाई होना चाहिए था बेसिक कैरेक्टर टर्शियरी वाले कंपाउंड का ज्यादा, बट स्टीरिक फैक्टर के डोमिनेंस की वजह से सेकेंडरी फैक्टर जो है वो ज्यादा वहां पे प्रीडोमिनेट कर जाता है, और जो सेकेंडरी अमीन आपके पास प्रेजेंट रहेगा वो आपके पास ज्यादा बेसिक इन नेचर देखने को मिलेगा। क्लियर। सो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट्स इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल होता है, अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। वहां पे सेम कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और जो इंटर होती है आपके पास वहां पे क्या होता है, जैसे HF एक मॉलिक्यूल है तो बाहर से कौन मॉलिक्यूल आएगा, अब वो HF ही हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, वो बात की बात है। लेकिन जब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगी तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। सो आपके पास ऑप्शंस हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरल, क्लोरल हाइड्रेट एंड द फिनोल। फिनोल और क्लोरोफॉर्म दैट इज CH3, तो वहां से तो वो चीजें नहीं हो सकती। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज क्लोरल हाइड्रेट। और कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे क्या था, CH3 था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब आपका हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, देन दैट इज नॉन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। सो यहाँ पे क्लोरीन था और साथ में आपके पास हाइड्रेट था, मतलब कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरल हाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या था, CCl, और नेक्स्ट आपके पास CH है और आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। सो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लोरल हाइड्रेट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, और इसी तरीके से आपके पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे एक्चुअली दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे आपको HF के केस में, एंड दिस इज द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज आपके पास एक रिएक्शन है जहां पे आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग ग्रुप है, साथ में आप उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एमीन्स की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब की रिडक्शन भी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है और नाइट्रोजन की एवोल्यूशन देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो मीन्स कि ये एमीन्स वाले चैप्टर से रिएक्शन रहेगी। सो दैट इज वाई डायरेक्ट है ऑप्शन डी, दैट इज कीमेड रिएक्शन जो है वो इसे कहा जाता है, जहां पे आपके पास एमीन्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो कीमेड रिएक्शन क्या है, आपके पास एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें एक एजाइड ग्रुप रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोनिल के डेरिवेटिव के साथ, and usually aldehyde, ketone or carboxylic acid under the acidic conditions to give an amine or amide, और इसी के वजह से इसका नाम जो है वो कीमेड रिएक्शन रखा गया था। और इसी तरीके से अगर मैं हॉफमैन ब्रोमा अमाइड रिएक्शन की बात करती हूँ
तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है, अमीन कंटेनिंग एसिटल क्लोराइड या एसिडिक एसिड्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ब्रोमीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी साथ में आपका प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे जब आपके पास रिएक्शन होगी तो लास्ट में अमीन्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और इसी तरीके से कर्टियस रीअरेंजमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू एन आइसोसाइनेट through acyl azide intermediate under mild condition, and the resulting stable isocyanate can then be readily transformed into the variety of amines and amine derivatives। तो यहाँ पे आपके पास यूरिया की फॉर्मेशन मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगी। तो देखो कर्टियस अरेंजमेंट में क्या होता है, एसाइल एजाइड प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पे जब आप यहाँ से नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं तो आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन आपके पास रहती है। और जब इसकी रिएक्शन एक अल्कोहल में करवाई जाएगी तो यहाँ पे कार्बामेट की फॉर्मेशन होगी, देन आपके पास अमीन्स की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन NH2 की प्रेजेंस में, दैट इज प्राइमरी अमीन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यूरिया की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर आपको यूरिया की फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए आप किस नेमिंग रिएक्शन का यूज करेंगे, कर्टियस रीअरेंजमेंट का, और आपके पास जो रिएक्टेंट्स है वो क्या रहेंगे, एसाइल एजाइड उसे कहा जाता है। सो ये बेसिक से की पॉइंट्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। सो दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन क्या होता है। तो पर्किन रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप में और जो आपके पास एनहाइड्राइड्स हैं उनकी प्रेजेंस में होती है। ठीक है, सोडियम एसिटेट यहाँ पे प्रेजेंट है और बहुत सुंदर सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। सो पर्किन रिएक्शन भी क्या है आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज formaldehyde undergoes Cannizzaro reaction in the presence of concentrated sodium hydroxide solution to form। तो आपके पास जो फॉर्माल्डिहाइड है वो क्या जा रहे हैं, Cannizzaro रिएक्शन में जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन टू फॉर्म। तो क्या फॉर्म होता है Cannizzaro रिएक्शन में, तो हम सभी को पता है दैट इज मीथेनॉल एंड सोडियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मीथेनॉल प्रेजेंट था और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड था, आपने इनको हीट किया और आपके पास क्या हुआ, सोडियम फॉर्मेट और मीथेनॉल की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो दैट इज व्हाई बट यू हैव टू रिमेंबर कि जो Cannizzaro रिएक्शन है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स जो है वो रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और वहां से सोडियम फॉर्मेट और मीथेनॉल की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज एलिजेरिन बिलोंग्स टू, कि जो आपके पास एलिजेरिन होता है वो इनमें से किससे बिलोंग करता है। ऑप्शंस में है पैथेलोसाइनाइन डाइज या फिर एंथ्राक्यूनियोइड डाइज, इंडिगो डाइज या फिर एजीन डाइज। ये बहुत अच्छे कलर की आपके पास फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, दैट इज द ऑप्शन बी, एंथ्राक्यूनियोइड डाइज जो है वो उसे कहा जाता है। क्लियर। सो एलिजेरिन की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, 3 बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे क्या है आपके पास ऑक्सीजन और OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। सो इसी तरीके से दिस इज अ स्ट्रक्चर, इतने सुंदर कलर की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है और ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कीटोनिक ग्रुप है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ वहां पे लगे हुए थे। इसका यूज बहुत सारी डाइज बनाने में, ब्लीच करने में, पल्प यूज इन पेपर मेकिंग वहां पे किया जाता है। और ये जो है वो एक एलिजेरिन जो है वो एग्जांपल है किसका, एंथ्राक्यूनाइन डाई का। क्लियर। एंड इट गिव्स रेड कलर विद एल्यूमिनियम एंड द ब्लू कलर विद द बेरियम। उसके बाद जो आपके पास एंथ्राक्यूनोन है वो कैसा होता है, येलो इन कलर होता है, पानी में जो है वो अच्छे से सॉल्यूबल नहीं होता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो डिसॉल्व हो जाता है। अगर एलिजेरिन के मैं IUPAC नेमिंग की बात करूं सो 9,10 डाइफिनाइल एंथ्रासीन जो है वो इसका IUPAC नेम रहेगा। एंड दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके पास एलिजेरिन है वो क्या है, एरोमेटिक इन नेचर, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज हक्कल रूल को वो क्या करता है, फॉलो करता है। Clear. So this is all about the alizarin. Now the next one is half life time, that is T1 for T half for second order reaction whose initial concentration of reactant A is। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है।
आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द जनरल फॉर्मूला। हाफ लाइफ पीरियड अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ तो 0.693 अपॉन के है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो जीरो के लिए हाफ लाइफ पीरियड अलग रहता है, सेकंड के लिए अलग रहता है। और यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है आपसे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका दैट इज द ऑप्शन सी, बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन टी हाफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट के, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी दैट इज थ्री ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं देन टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2k देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 के, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड टी हाफ for the first order reaction is independent from the concentration of the reactants, and secondary order की बात करूं तो यहाँ पे Ka that means concentration of the reactant यहाँ पे क्या करती है, मैटर करती है। So that is why this is the correct answer for the second order reaction. Next one is hydrolysis of ethyl acetate in excess of water in presence of H positive ion। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मेरे से पिछली क्लास में भी पूछा था, एक्सेस में जब कोई चीज होती है तो हम उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी प्रेजेंट है और उसमें से कुछ आपका खर्च हो गया वहां पे, तो उसकी कंसंट्रेशन में ज्यादा इफेक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दी अदर वन। तो ऐसी टाइप की रिएक्शंस दिखती तो है कि बहुत ज्यादा ऑर्डर की है, बट होती एक्चुअली में लो ऑर्डर की है, that are known as the pseudo order reaction। So according to the question, जब आप ethyl acetate की क्या कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस करते हो in the excess of water in presence of H positive ions, then that is known as the option C pseudo first order reaction उसे कहा जाएगा। So according to the question, what would be the right answer? That is the option C is the right answer। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेटेड अर्हीनियस इक्वेशन helps us to, कि जो आपके पास अर्हीनियस इक्वेशन होती है दैट इज k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ई टी, तो वहां पे उसका मतलब क्या है, वो किस चीज को फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करती है, क्या उसका रिलेशन है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि हमें ऑर्डर को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, या फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब T1 T2 भी वहां पे गिवन है, या मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बताती है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर को फाइंड आउट करती है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी, कि यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को फाइंड आउट किया जाता है एट द डिफरेंट टेम्परेचर। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी तरीके से देखो क्या है आपके पास अर्हीनियस इक्वेशन, log of K2 upon K1 is equals to EA. This EA is known as the activation energy, 2.303 R यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, और 1 upon T1 minus 1 upon T2 यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास which statement related to thermodynamics is not correct। पहले ध्यान से कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी जा रही है, बट वो स्टेटमेंट आपकी क्या है, एक सही स्टेटमेंट नहीं है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन कहता है द डिफरेंस बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द गैस कांस्टेंट। सो क्या लगता है आपको कि ये स्टेटमेंट सही है? देखो ध्यान से पढ़ते कि जो डिफरेंस है मोलर हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट Cp माइनस Cv जो हम करते हैं, क्या वो एक गैस कांस्टेंट Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R होता है? तो होता है, मतलब सही है। नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें फ्लो ऑफ हीट की डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें किसके बारे में बताता है, वेदर अ गिवन प्रोसेस और अ केमिकल रिएक्शन कैन अकर स्पॉन्टेनियसली। वैसे तो अगर मैं नॉर्मल बात करूं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो वो किसके साथ डील करता है, एंट्रोपी के साथ डील करता है, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी रहता है वहां पे। एंड हीट इज अ टिपिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी कंप्लीटली ट्रांसफर टू वर्क। सो यहाँ पे जो आपके पास गलत स्टेटमेंट आपकी रहेगी वो कौन सा है, दैट इज द ऑप्शन डी, की जो हीट है वो टिपिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच कैन बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म टू वर्क, उसको सारे के सारा उसका वर्क हो ये करना जरूरी नहीं है। और ऑप्शन
ए तो सही था ही, बी भी सही है क्योंकि फ्लो ऑफ हीट की डायरेक्शन के रिलेटेड वहां पे कुछ नहीं बताया जाता है। और सेकेंड रिएक्शन भी हमें ये बताती है कि जैसे जैसे आप यूनिवर्स में जाते जाएंगे एंट्रोपी आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और उसी की वजह से आपकी जो रिएक्शन है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियसली देखने को मिलती है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या रहेगी, एक गलत स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपके पास, देखो, ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट बट heat cannot be able to convert to work or the other form of the energy. So this is the right answer. Clear? Next है आपके पास, that is, just a minute. Okay, now the next one is, in biological fixation of nitrogen, the nitrogen is initially converted into, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ रखा होगा। तो जब हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहता है कि जो नाइट्रोजन है वो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करी जाती है। ऑप्शन है निट्रिक एसिड में, देन आपके पास है निट्रस एसिड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, या फिर अमोनिया में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, कि जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दैट मींस कि जो नाइट्रोजन साइकिल होती है वहां पे नाइट्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें कन्वर्ट होती है आपकी, दैट इज अमोनिया में। सो यहाँ पे सही आंसर आपके पास क्या देखने को मिलेगा, दैट इज द ऑप्शन डी। सो अगर मैं यहाँ पे देखो, दिस इज द ग्राफ, नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में थी, अगर आप इंडस्ट्रियल फिक्सेशन करते हैं तो इसे अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा, और यहाँ से आपके डिफरेंट प्रोसेसेस रहेंगे। बायोटिक करते हैं तो प्रोटीन्स प्लांट्स में जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन और भी आता है कि जो आपके पास फाइनल बनते हैं वो कौन से होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट, एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बेंजरिक इन 1901 में डिस्कवर किया था, और ये जो है एक ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स से डील करता है। दीज ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज द enzyme nitrogenase to catalyze the conversion of atmospheric nitrogen to the ammonia. So this is all about this question. Next one is 1 mole of phosphorus, that is tetraphosphorus molecules contain, कितने number of molecules होंगे एक मोल में। So here the right answer is what, आप multiply कर देंगे यहाँ पे। So D is the right answer. तो देखो 1 mole of P4 is equals to Avogadro molecule of the P4, that is 4 Na। तो यहाँ पे जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास, मतलब आपके पास क्या था, 6.022 into 10⁻23, आप उसको कर दो मल्टीप्लाई 4 से, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो मेटालिक के अंदर कोवेलेंट रेडियाई है पोटेशियम का वो आपके पास 2.3 और 2.03 रहता है। नेक्स्ट है कि जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है नायोबियम का एंड टेंटलम का वो ऑलमोस्ट सेम है आपके पास। नेक्स्ट की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा कि ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करूँ तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। सो दैट इज वाई यहाँ पे चीजें क्या होंगी, उल्टी देखने को मिलती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी यहाँ पे क्या रहेगा, एक सही आंसर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन इजी है, थोड़ा पढ़ने का देखते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, जो एटम ए है वो आपका कहाँ पे है, कॉर्नर पोजीशन पे है, ठीक है, और बी कहाँ पे है, फेस पे है। If one atom of B is missing from one of the face centered point, तो आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा। अब जो कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं, हर एक की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 रहती है। क्लियर? तो 6 इंटू 1/2, लेकिन एक वहां पे मिस हो गया तो 5 इंटू 1/2, दैट इज 5/2 देखने को मिलेगा। सो उस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी जो है शायद से सही आंसर रहेगा यहाँ पे। यस, तो देखो जो कॉर्नर्स पे थे 8 कॉर्नर्स होते हैं, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 रहती है, तो 1 हो गया। और इसी तरीके से फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/2 होती है, लेकिन उसमें से यहाँ पे एक कम है तो 5/2 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा,
ए आपके पास 1 था, बी आपके पास 5/2 था। जब आप इसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे A2B5 की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलेगी। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट फॉल्स, की कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो देखो, ऑल मिनरल्स आर और, कि जितने भी मिनरल्स है क्या वो सारी की सारी आपके पास खाने हैं। नेक्स्ट है कि मरकरी को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है आयरन के कंटेनर्स में। कैल्सिनेशन क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर में होती है। और कैस्टनाइट जो है वो क्या है, टिन है। और की तो हेयर ऑप्शन ए जो है वो आपके पास क्या है, बिकॉज ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। और ये एनसीईआरटी में भी ना लिखी होती है ये लाइन, एज इट इज लाइन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि जो कैस्टनाइट है SnO2 वो टिन की ही ओर है। कैल्सिनेशन कार्बोनेटेड ओर्स के लिए की जाती है, इन द एब्सेंस ऑफ की जाती है। मरकरी हर किसी के साथ मिलके जो है वो अमलगम बना लेता है, इसीलिए आयरन के साथ नहीं बनाता है। तो आयरन के पोर्ट्स में ही इसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, एक गलत स्टेटमेंट है। क्लियर। और आगे चलते हैं, आगे आपके पास यहां से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है विद प्रोटोन विद पी फॉर प्रोटोन है, मतलब पी का मतलब यहाँ पे प्रोटोन है, एन का मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन है। द न्यूक्लियर फोर्सेस हैव स्ट्रेंथ इन द ऑर्डर। दैट मीन्स कि वो पूछ रही है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको किस केस में देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन डी, सबसे ज्यादा जो है वो न्यूट्रॉन्स में, फिर प्रोटोन्स में, एंड देन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में आपको अट्रैक्शन का जो ऑर्डर है वो देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, एक सही स्टेटमेंट है। तो देखो न्यूक्लियॉन्स क्या है, उसका मतलब क्या होता है न्यूक्लियॉन्स का, कि वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, शॉर्ट रेंज फोर्स इसे कहते हैं, दैट इज 10⁻⁻⁻ -15 मीटर तक रहती है। प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग है। सो इसी वजह से यहाँ पे ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और नेक्स्ट है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस, हमारे पास 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस रहती हैं, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और उनकी जो, अगर मैं रेंज की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी रेंज इनफाइनाइट है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो आपके पास रेंज है वो बहुत ही शॉर्ट रहती है विद इन द न्यूक्लियर। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की भी इनफिनाइट है, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसकी शॉर्ट रेंज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स एंड अ बीम ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई हैव आइडेंटिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ, देन दे हैव, कि जो आपके पास एक बीम थी प्रोटॉन की और एक हीलियम न्यूक्लियाई की, उनकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो उनकी वेलोसिटी रेशियो है वो कितनी है, 4 है। क्लियर। सो दैट इज वाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्लियर। सो एक्सप्लेनेशन की बात करूं, डी ब्रोगली जो है वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मैटर हैज अ ड्यूल नेचर ऑफ द वेव पार्टिकल, की जो आपके पास वेव पार्टिकल है उसका ड्यूल नेचर रहता है, वो दोहरी चीजों में एक्ट करता है। वो एज अ मूविंग पार्टिकल भी बिहेव करेगा और एज द वेव जो है वो भी फॉर्म करेगा। इन्होंने एक रिलेशन दिया था, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, p इज द मोमेंटम, दैट इज h/mv, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, p से मोमेंटम, mv इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो जब आप इस पूरी एक्सप्लेनेशन को करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो आपको 4 के इक्वल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है आपके पास द डायमैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम अराइजेस ड्यू टू, डायमैग्नेटिक क्या होता है, जहां पे हमने ये देखना होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होते हैं, पेयरिंग पोजीशन में होते हैं, कोई अट्रैक्शन जो है वो मैग्नेट की तरफ नहीं रहती है। सो ये किसकी वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा। सो आप देख सकते हैं कि डायमैग्नेटिक जो है वो किसकी वजह से, डायमैग्नेटिक रिपेल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डायमैग्नेटिज्म अराइज होते हुए देखने को मिलता है। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो देखो, दिस इज द न्यूक्लियस, ऑर्बिटल मोशन में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती हैं, स्पिन होता है। सो कोई भी ऐसा एटम है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, किस पोजीशन में करते हैं, ऑर्बिटल्स में, दैट इज लूप की फॉर्म में चीजें चलती हैं। और इन एडिशन टू ऑर्बिटल मोशन एंड इलेक्ट्रॉन हैज गॉट स्पिन मोशन आल्सो। So the total magnetic moment of electron is the vector sum of its magnetic moment due to orbital and the
स्पिन मोशन, और जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या है, यहाँ पे रेस्ट पे हैं एंड डू नॉट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? Next one is the particles that make up lattices of the van der Waals is crystal, ionic crystal and the covalent crystal are respectively। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जब आपके पास वैन डर वाल क्रिस्टल्स होते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं और कोवलेंट क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं तो ऑब्वियस है वो आयंस के द्वारा बनाए जाएंगे, और जो कोवलेंट है वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, एटम्स के द्वारा या मॉलिक्यूल्स के द्वारा। सो यहाँ पे सही आंसर क्या है कि जो वैन डर वाल क्रिस्टल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स को मिला के बनते हैं, आयनिक क्रिस्टल आयंस को मिला के, और जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो जब आप एटम्स को मिलाते हैं, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो वहां पे कोवलेंट क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलती है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कंपेयर द एनर्जी ऑफ रिकॉइल ऑफ एन एटम। रिकॉइल ऑफ गन के बारे में सभी ने पढ़ रखा है। When it emits an X-ray photon, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉम। To that, when it emits a photon of visible light of wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम। So यहाँ पे जो आपके पास सही आंसर रहेगा that is the option B, 5000:1 is the right answer। ठीक है, सो ये कैसे हुआ देखते हैं। सबसे पहले रिकॉइल इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। Whenever light energy particle is released from the body at rest, releasing body pushed backwards is known as the recoil effect। जैसे आप अपनी नॉर्मल क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि जब आप एक गन को शूट करते हैं तो बॉडी आपकी पीछे जाती है, then this is known as the recoil effect। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है, जब आप एक हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तब होता है, और ये लीनियर मोमेंटम के ऊपर जो है वो बेस्ड है। मतलब अगर आपके पास रिकॉइल इफेक्ट के प्रिंसिपल के बारे में पूछा जाता है तो वहां पे क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम आएगा। क्लियर? When an atom or molecule emits a quantum of energy, E क्या है, momentum will be E by C। So C वहां पे speed of light है। So this is all about the recoil energy। ठीक है, सो ऐसे क्या होगा, जब आपको वेवलेंथ जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, सेकंड वेवलेंथ 5000 दे रखी है, तो E1 by E2 करोगे तो 5000:1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ionization enthalpy of hydrogen atom is 1.312 into 10⁶ mole inverse the energy required to excite the electron in the atom from level n is equals to 1 to n is equals to 2। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर रहेगा, डायरेक्ट अब बहुत इजी अभी करते हैं। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही आंसर है। अब ये किस तरीके से हुआ, तो देखो जो फर्स्ट ऑर्बिट था उसमें जो एनर्जी रहती है दैट इज -1312 किलो जूल पर मोल के बराबर रहती है, और जो आपके पास सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी रहेगी वहां पे नीचे क्या होता है, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर हो जाएगा, तो -328 हो जाएगा, और n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2 तक जा रहे हैं। दैट मींस E2 - E1 कर दोगे तो 984 जो है वो आपके पास आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास फॉर द रिएक्शन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ निट्रस ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि जो वॉल्यूम है इज सडनली रिड्यूस टू हाफ its value by increasing the pressure on it if the reaction is first order with respect to the oxygen and second order with respect to the nitrogen dioxide, तो वहां पे rate of reaction जो है वो आपका क्या रहेगा। क्लियर? क्लियर? सो यहाँ पे जो आपके पास आंसर रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, दैट इज द ऑप्शन डी, इंक्रीज टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो वहां पे चीजें क्या होंगी, 8 टाइम्स जो है वो आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगी। क्लियर? सो इसी तरीके से नेक्स्ट है 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन है, तो 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, और इसी तरीके से 1/8 जो है वो आपके पास सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत स्टेटमेंट देखनी है। तो फर्स्ट है कि कार्बन विद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो sp है वहां पे ट्रिपल बॉन्ड आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द साइज ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज स्मॉलर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है,
जब आपके पास सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और sp कब होती है, जब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, सिंगल वाली की ज्यादा होगी, तो साइज भी वहां पे ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि आपके पास मीथेन है, इथीन है, इथाइन है, CH बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन मीथेन। सो ये बिल्कुल सही है क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा रहेगी। एंड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सी थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, यहां से आप अपनी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंसीडर द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो आपके फिनोल से या फिर आपके पास अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, बट एज कंपेयर टू द इनऑर्गेनिक ये क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं। अब एसिडिक नेचर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की हेल्प से। क्लियर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और सबसे ज्यादा किसका होता है, यहाँ पे आपके पास ऑर्थो, मेटा और पैरा में से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी कि सबसे ज्यादा ऑर्थो का रहेगा, फिर आपके पास आ जाएगा पैरा, देन मेटा एंड देन आपके पास आ जाएगा सिंपल बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अब ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, वो डिक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो आपके पास डोनेटिंग होते हैं वो एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट वन, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के सेशन में हमने इतने ही क्वेश्चंस करने थे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।